ओम अचिंत्य व्यक्त रूपाय निर्गुणाय गुणात्मने समस्त जगदाधार मूर्तये ब्रह्मणे नमः। ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरु शुक्र शनि राहु केत्वः सर्वे ग्रहा शांति करा भवन्तु। सर्वेषां स्वागतम अभिनंदनम अस्मिन् चतुर्थ कार्यशालायाम। हम लोग पिछले 3 सत्रों में ज्योतिष की आधारभूत बेसिक तथ्यों के बारे में जान चुके हैं। और आज थोड़ा सा विशेष सत्र है। इसमें हम लोग रामायण में वर्णित मुहूर्त के विषय में समझेंगे। जन्म पत्रिका में जो द्वादश भाव होते हैं उनके विषय में समझेंगे। द्वादश भावों के अधिपति को क्या कहते हैं, उनका नक्षत्रों से क्या संबंध है, इसको हम समझेंगे। तिथियां तिथियां क्या होती हैं, वार क्या होते हैं, इनका व्यवहारिक जीवन में क्या प्रयोग है, ये हमारी आज की विषय वस्तु है। और मैं आशा करता हूँ आप लोग जितने मनोयोग पूर्वक पिछले 3 सत्रों में आप लोगों ने सीखा है उसी तरह से आप आज के सत्र को भी समझेंगे। तो मैं शुरू करता हूँ सबसे पहले वाल्मीकि रामायण से। वाल्मीकि रामायण में हमको ये श्लोक मिलता है कि येन याति मुहूर्तेन सीता मादाय रावण विप्रणष्टम धनम क्षिप्रम ततः स्वामी प्रतिपद्यते। ये भगवान राम और जटायु जी का प्रसंग है, उनके बीच में संवाद हो रहा है। आप सभी जानते ही हैं कि वनवास में जब सीता जी का हरण हुआ था तो जटायु का रावण से युद्ध हुआ था। वहीं पर जटायु जो है वो क्षत विक्षत स्थिति में भगवान राम को मिले थे। तो वहां पर जो संवाद हो रहा है उस संवाद में जटायु जी कह रहे हैं राम जी से, क्या कह रहे हैं कि ये न याति मुहूर्तेन सीता मादाय रावण है, कि जिस मुहूर्त में याति माने ले गया है, सीताम कहते हैं सीता को, आदाय माने ले करके, रावण है रावण, जिस मुहूर्त में रावण सीता को लेकर के चला गया है विप्रनष्टम धनम क्षिप्रम ततः स्वामी प्रतिपद्यते। तो जिस मुहूर्त में वो लेकर के गया है उस मुहूर्त में कुछ भी धन नष्ट हो गया हो, सामग्री नष्ट हो गई हो, कुछ भी चला गया हो, उस जिस मुहूर्त में वो गया है उस मुहूर्त में वो वस्तु प्राय है मतलब हमेशा तथा स्वामी प्रतिपद्यते, उसके स्वामी को मिल जाती है। कहने का तात्पर्य यह है कि जिस मुहूर्त में रावण ने सीता का अपहरण किया था वो मुहूर्त विंद नामक मुहूर्त था। आप लोगों को जानकारी मैं दे दूं कि पूरे दिन में है दिन में 15 मुहूर्त होते हैं और 15 ही मुहूर्त रात में होते हैं। मुहूर्त कैसे निकाला जाता है इसके लिए बड़ा छोटा सा गणित है। जैसे इस समय आप ये मान लीजिए कि जैसे 12 घंटे का दिन है और 12 घंटे की रात, यद्यपि इस समय ऐसा नहीं है, जून के महीने में दिन बढ़ गया है तो हम कहते हैं ज्योतिष में कि दिनमान बढ़ गया है और रात्रिमान कम हो गया है। तो हम ये मान करके चलते हैं कि एक स्थिति ऐसी आती है सितंबर में जब दिन और रात्रि बराबर हो जाते हैं, 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात। तो आप 12 घंटे में 15 मुहूर्त होते हैं दिन में और 15 ही रात में। तो आप 12 घंटे को 15 से डिवाइड जब करेंगे तो आपको जो एक मान मिलेगा, एक मुहूर्त का मान, वो मिलेगा 48 मिनट। तो 48 मिनट, 48 मिनट के जो 15 खंड आप कर लेंगे तो वो 15 मुहूर्त हो जाएंगे। इसी तरह से रात्रि के, आप जो रात्रि का मान है उसको आप 15 हिस्सों में बराबर बांट लीजिए तो एक मुहूर्त आपका 48 मिनट का समय, 48 मिनट के समय को ही ज्योतिष में मुहूर्त कहा जाता है। तो सीता जी का जो हरण किया था वो 11वें खंड में किया था। तो उस समय जो दिनमान रहा होगा उस दिनमान के 11वें समय, जैसे मान लीजिए आज के हमको निकालना है कि आज 11वां मुहूर्त कितने समय आएगा। तो आज की डेट में जो दिनमान है वो हमारा लगभग 13 घंटे का है। 13 घंटे से ज्यादा का दिनमान है, दिन ज्यादा लंबा है। तो आप 13 घंटे के समय को आप 15 से डिवाइड करिए। तो 15 से जब आप डिवाइड करेंगे तो 48 मिनट से ज्यादा का समय आएगा, लगभग 56 या 57 मिनट का समय होगा। तो 56 मिनट के आप 15 खंड बना लीजिए दिन में। तो 15 15 के जब आप खंड बनाएंगे 56 56 मिनट के, तो जो 11वां खंड होगा वही बिंदु मुहूर्त है। तो उसी मुहूर्त में सीता का हरण किया था रावण ने। तो जटायु उनको दिलासा दे रहे हैं, सांत्वना दे रहे हैं भगवान राम को कि प्रभु आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। वो जिस मुहूर्त में सीता को लेकर के गया है उस मुहूर्त में खोई हुई वस्तु उसके स्वामी को मिल जाती है, सीता आपको अवश्य प्राप्त होंगी। अब यहाँ पर एक शंका भी उठ जाती है
कि रावण जैसा इतना जो है वेदनिष्ठ और ज्ञाननिष्ठ व्यक्ति को क्या उसको पता नहीं था कि 11वें मुहूर्त में मैं सीता का हरण करने जा रहा हूँ, और इस मुहूर्त में मुझको सफलता नहीं मिलेगी और सीता जो है मुझसे अलग हो जाएगी। तो मेरा इसमें अभिमत है और ग्रंथों का भी अभिमत यह है कि किसी बुरे कार्य को, पाप कर्म को करते समय परमात्मा व्यक्ति के बुद्धि को और व्यक्ति के विवेक शक्ति को हरण कर लेते हैं। व्यक्ति को ये ज्ञान ही नहीं रहता कि जिस मुहूर्त में, जिस कालखंड में मैं कार्य करने जा रहा हूँ वो मेरे हित में भी है या नहीं है। तो प्राय है नहीं, बल्कि भगवान सर्वथा पाप ही तुम ऐसा करते हो, होता बुद्धि है। हर लेता है। सर्वथा ही ऐसा होता है। तो पाप कर्म करते समय भगवान हमारी बुद्धि के, हमारे विवेक को हरण कर लेते हैं, और यही रावण के साथ हुआ। रावण का हरण, उसका सीता पर स्त्री के हरण को इतना बड़ा कुकृत्य करते समय उसका निश्चय करने मात्र से ही भगवान ने उसकी बुद्धि को हर लिया था। अतः उसको ये ज्ञान ही नहीं रहा कि मैं जिस मुहूर्त में जाकर के सीता का हरण कर रहा हूँ वह मेरे लिए असफल सिद्ध होगा। तो ये रामायण योगी का, ये योगी ये तो रामायण लगा। का प्रसंग है। और वाल्मीकि रामायण में महर्षि वाल्मीकि जी ने इसको लिखा है बाकायदा। तो अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आशा है आपको जानकारी रोचक लगी होगी। देखिए, कर्म के फल के विषय में ये कुछ एक ऐसी चीजें हैं जो ग्रंथों में वर्णित है, लेकिन हम लोग उनको इतना रख ध्यान दिया नहीं दे वो, उसको पाते। हटते ना दिया तो तो वैसा कर्म बोलने वाला कर्म कर्म क्या जल विपाक रहा है। संहिता एक ग्रंथ है। उस कर्म विपाक संहिता में ये श्लोक हमको मिलता है। क्या है ये श्लोक? कि ऋणम यस्य गृहीतस्तु न दत्तम हठथ प्रिये तदा पुत्रत्वम आपनोति द्रव्यदाता न संशय। ऋणम यस्य गृहीतस्तु, जिसका हमने ऋण लिया है, जिससे हमने उधार लिया है, न दत्तम हठथ प्रिय, हे प्रिय, यदि हम उसको हठ पूर्वक भी नहीं दे रहे हैं, हठ पूर्वक हमने व्यक्ति के धन को हरण कर लिया, अपने पास ही रख लिया है, तो तदा पुत्रत्वम आपनोति, तब जिसका हरण हमने किया है धन का, वो व्यक्ति अगले जन्म में हमारे पुत्रत्व को प्राप्त होता है, हमारा पुत्र बनता है। द्रव्य दाता न संशय, द्रव्य को देने वाला, जिसने द्रव्य दिया, जिसने ऋण दिया, उसको धन उसको नहीं मिला, तो जिसने लिया उसके घर वो व्यक्ति, देने वाला व्यक्ति पुत्र बनकर के जन्म लेता है, और फिर वो पुत्र के रूप में अपने सारे धन को, जो भी उसने दिया था, वो उसको प्राप्त कर लेता है। और व्यक्ति खुशी खुशी पुत्र पालन की दृष्टि से वो धन उसके ऊपर खर्च कर देता है ना। तो ये जन्म जन्मांतरों के कर्म है। कब कौन सा कर्म हमारे सम्मुख आ जाए, कर्मणा गहना गति, शास्त्रों में लिखा गया कर्म की गति बड़ी गहन है। ज्योतिष विषयक बहुत सारे प्रसंग वाल्मीकि के रामायण में आपको मिल जाते हैं। शकुन शास्त्र, स्वप्न शास्त्र, देखिए स्वप्न शास्त्र के विषय में ये चौपाई हमको मिलती है कि त्रिजटा नाम राक्षसी एका, रामचरण रति निपुण विवेका, सब नौ बोली सुनाय सी सपना, सीत ही सही करहु हित अपना। जो त्रिजटा नाम की राक्षसी थी, वो राम के चरणों में निपुण थी, वो रति लगी हुई थी विवेक पूर्वक। तो सबको उसने अपना सुनाया है, सपना सुनाया एक सीता को। क्या सुनाया? कि सपने बानर लंका जारी, स्वप्न में उसने देखा है कि वानर आए हैं और वो लंका को जला रहे हैं। जातु धान सेना सब मारी, सारी सेना को उन्होंने मार दिया है। और खर आरूढ़ नगन दस सीसा, है खर कहते हैं गधे को, गधे पर चढ़ करके नंगा हो करके 10 शीश वाला कौन? रावण जा रहा है। मुंडित सिर खंडित भुज भीसा, बीसा, है ना, उसका जो सिर है वो मुंडित हो चुका है, मुंड चुका है। और उसका जो भुजाएं हैं वो 20 भागों में खंडित हो चुकी हैं, कट चुकी हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि स्वप्न के माध्यम से त्रिजटा को ये संकेत मिल गया था कि रावण का जो अंत है वो बहुत ही निकट है। तो वो सीता को सांत्वना दे रही है अपने स्वप्न के माध्यम से। तो हमारे यहाँ पर केवल जन पत्रिका ही नहीं है, ज्योतिष विषयक भविष्य कथन से संबंधित हमारे यहाँ स्वप्न भी हो जाते हैं। प्रकृति स्वप्न के माध्यम से हमको आने वाले जीवन की घटनाओं का इंडिकेट हमको दे देती है। शकुन शास्त्र विषयक प्रसंग हमको मिल जाते हैं, हम घर से निकले किस तरीके के हमको दृश्य दिखाई दिए प्रकृति वश, तो वो भी हमारे आने वाली संभाव्यता को सूचित करते हैं। आप लोग बोर तो नहीं हो रहे? अभी मैं अपने मूल विषय पर नहीं आया हूँ, अभी केवल मैं आपको बहका रहा। नहीं, अच्छा लग रहा है, नहीं, बोर तो इंटरेस्टिंग है। नहीं हुए सर। सभी सही लग रहा है। हाँ, बोर तो नहीं हुए। ठीक है, बस ये ठीक है। मुहूर्त वाला दोबारा इंटरेस्टिंग है कॉन्सेप्ट सब। क्लियर कर दीजिएगा। जी, मुहूर्त वाला कॉन्सेप्ट दोबारा क्लियर कर दीजिएगा। 48 मिनट का 48 जो था ना मिनट के ये। समय को एक मुहूर्त कहते हैं। देखिए आज 13 घंटे का दिन है,
अब मुझे आप बताइए हाँ कि जी। 13 घंटे के दिन को जब आप एक दिन में 15 मुहूर्त होते हैं, तो हिसाब लगा करके बताइए कि 15वां जो हिस्सा होगा वो कितने मिनट का होगा। 13 घंटे का मतलब क्या हुआ, एक घंटे में 60 मिनट, 13 छंग 60 मिनट, 78, हाँ जी। 780 मिनट हो गए, टोटल 780 मिनट दिन में हो गए। अभी हमें इसको इसका जी जी। 15वां हिस्सा निकालना है, तो 15 से डिवाइड करिए आप 780 मिनट को, लगभग 56-57 मिनट के आसपास का हाँ, समय लगभग लगभग। कितना आया, ये 52 मिनट। 52 मिनट आ गया ना। तो ये 52 मिनट का समय एक मुहूर्त है। अब इस 52 मिनट के 15 खंड कर लीजिए आप। कब से करने हैं, सूर्योदय से करने हैं, जब से दिन अच्छा। शुरू हुआ। तो सूर्योदय से, जैसे आज हम मुरादाबाद में जो सूर्योदय हुआ है वो 5:20 मिनट पर हुआ है, तो 5:20 मिनट पर आप 52 मिनट जोड़िए, तो ये पहला मुहूर्त हो गया। ओके। ठीक है, तक रहा ये ठीक ठीक ये ठीक। 6:12 मिनट तक रहा। ठीक है। अब 6:12 मिनट में फिर आप 52 मिनट जोड़िए, फिर बावन तो मिनट जोड़ ऐसे लेंगे बावन तो बावन नेक्स्ट बावन मुहूर्त आ जोड़ते जाएगा। चले जाइए, तो जो 11वां खंड आएगा हिस्सा, वही विंद मुहूर्त है ना। तो आजकल के जो ज्योतिष के ग्रंथ हैं उसमें आपको विंद नाम से ये मुहूर्त नहीं मिलेगा, ये आपको विजय नाम से मिलेगा, विजय मुहूर्त के नाम से। तो शुभ कार्यों को करने के लिए, कोई बड़े विराट कार्य आपको करने हैं, उसके लिए ये विंद नामक मुहूर्त बड़ा ही उपयोगी होता है। काल का अतिक्रमण हम लोगों को नहीं करना चाहिए। देखिए शास्त्रों में ऋषियों ने समय का कितने बारीक दृष्टि से, जो है सूक्ष्म दृष्टि से विवेचन किया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये जन पत्रिका क्या है, जन पत्रिका सौर मंडल का एक ब्लूप्रिंट है ना। सौर मंडल के जो खगोलीय ग्रह स्थिति है उसका एक खाका है, कि व्यक्ति जब पैदा हुआ था तो उस समय कौन कौन से ग्रह कितने कितने एंगुलर पोजीशन पर थे, कितने डिग्री का कोण बना रहे थे, पृथ्वी के सापेक्ष, सूर्य के सापेक्ष, चंद्रमा के सापेक्ष। तो ये ग्रहों की स्थिति का एक तरह से देखा जाए तो सौर मंडल का मैं इसको ब्लूप्रिंट कहता हूँ, जन्म पत्रिका। तो इस जन्म पत्रिका में आप देख रहे हो, जो प्रथम भाव है जहां पर 7 नंबर लिखा हुआ है, इसको हम प्रथम भाव कहते हैं। और एंटी क्लॉकवाइज चलते चले जाते हैं, द्वितीय भाव, तृतीय भाव, चतुर्थ भाव, पंचम भाव, षष्ठ भाव, सप्तम भाव, अष्टम भाव, नवम भाव, दशम भाव, 11 भाव और 12वां भाव। तो इस तरह से जन्म पत्रिका में 12 भाव होते हैं। और ये जो लग्न भाव है जिसको हम प्रथम भाव कह रहे हैं, लग्न, लग्न का मतलब जब व्यक्ति पैदा हुआ तो उस समय जो पृथ्वी का पूर्वी क्षितिज था, उस समय वो किस राशि खंड के सामने था, पूर्वी क्षितिज, क्योंकि पृथ्वी अपने अक्ष पर लगातार घूम रही है। तो हर 2 घंटे के बाद में एक राशि खंड पार हो जाता है, क्योंकि पृथ्वी अपने अक्ष पर 24 घंटे में घूम जाती है। तो एक राशि खंड के सामने वो 2 घंटे रुकती है, उस 2 घंटे के समय को ही हम ज्योतिष में लग्न कहते हैं। तो ये जो प्रथम भाव है ये लग्न है, ये निरूपित करता है कि व्यक्ति जब पैदा हुआ तो उस समय पूर्वी क्षितिज पर पृथ्वी के तुला राशि उदय हो रही थी। देखिए 7 नंबर की जो राशि है वो तुला है, तो तुला राशि को हमने प्रथम भाव में लिख दिया, तो हम कहेंगे इस व्यक्ति का जो जन्म है वो तुला लग्न में हुआ, लग्न जो है वो तुला हो गई। अब 7 नंबर से आगे बढ़ेंगे, 8, अगली राशि को हम द्वितीय भाव में लिख देंगे। 8वीं राशि कौन सी होती है, आप लोगों ने राशियां याद कर ली होंगी। वृश्चिक। वृश्चिक। मौसा जी वृश्चिक। नमस्कार। तो नमस्कार। वृश्चिक। ये, हाँ, ये वृश्चिक राशि को द्वितीय भाव में लिख दिया। वृश्चिक से अगली 9वीं राशि धनु है, धनु को हमने तृतीय धनु। भाव में लिख दिया। तो इस तरह से राशियों के पैटर्न को हम क्रम से लिखते चले जाएंगे। 12, 12 राशियों के बाद फिर से 1 नंबर की राशि, फिर 2, 3, 4, 5, 6, इस तरह से हमने लिख दिया। अब अब हमको समझना क्या है कि प्रथम भाव में, प्रथम भाव का स्वामी कौन होगा, जो उसको हम कहेंगे लग्नेश, लग्न का ईश, ईश माने स्वामी। तो लग्नेश कौन होगा, लग्न में जो राशि स्थित है उसका स्वामी, उसको हम लग्नेश कहेंगे। अब देखिए लग्न में कौन से नंबर की राशि लिखी है, 7 नंबर की। तो 7 नंबर की राशि क्या होती है, शुक्र होती है। अब शुक्र का स्वामी कौन होता है, आपने आपने पिछले, मैंने आपको एक इमेज भेजी थी उसमें आपने पढ़ लिया होगा। शुक्र के जो स्वामी है, 7 नंबर की तुला राशि के जो स्वामी है वो शुक्र होते हैं। तो हम कहेंगे यहाँ पर लग्नेश शुक्र हो गए। स्पष्ट हुआ। जी जी। बाकी लोग भी बताएं, लग्नेश समझ में आ हाँ, गया, क्लियर है। लग्नेश, लग्नेश जी सर। शुक्र क्यों जी हुआ। बिल्कुल। अब देखिए द्वितीय भाव के स्वामी को हम द्वितीयेश कहेंगे। तो द्वितीय भाव में स्वामी द्वितीयेश कौन होंगे, द्वितीय भाव में जो राशि लिखी हुई है उसके स्वामी को ही हम द्वितीयेश कहेंगे। तो द्वितीय भाव में राशि लिखी है 8 नंबर की, यानी वृश्चिक राशि। तो मैंने आपको जो चित्र भेजा है उसको आप देख मंगल लीजिए होंगे। एक बार।
मैं आपको जी एक बार मंगल और हो। दिखा देता हूँ। देखिए ये लिखे हुए हैं। ये चित्र मैंने आपको भेजा था पिछले वाले टर्न पर, कि मेष राशि के स्वामी मंगल होते हैं, मेष के और वृश्चिक के, 1 नंबर के और 8 नंबर की राशियों के स्वामी मंगल होते हैं। ऐसे ही वृषभ और तुला यानी 2 नंबर और 7 नंबर की राशियों के स्वामी शुक्र होते हैं, माने इन राशियों पर शुक्र का प्रभाव होता है। 3 और 6 यानी मिथुन और कन्या, इन दोनों राशियों के स्वामी बुध होते हैं। इसी तरह से नीचे आ जाइए आप, धनु और और 12 मीन, 9 और 12 के स्वामी बृहस्पति होते हैं। ये आपको प्रति कर लेने चाहिए क्योंकि इस आगे तरह इनका से याद बहुत करें। बहुत प्रयोग होगा। 10 और 11 यानी मकर और कुंभ के स्वामी शनि होते हैं। शनि अब दो दो राशियां ऐसी हैं जिनके स्वामी जी केवल एक एक ग्रह हैं, जैसे कर्क के स्वामी चंद्रमा है और सिंह के स्वामी सिंह के सूर्य हैं। सूर्य। ये दो ही राशियां ऐसी हैं जिनके स्वामी केवल एक एक हैं। ठीक। बाकी सारे ग्रह दो दो राशियों के स्वामी हैं। ठीक है। जी। तो इस तरह से तो हर कुंडली में ये द्वितीय लग्नेश अलग अलग हो जाएंगे। हर कुंडली में, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हर हाँ कुंडली हाँ में हर भाव में हाँ, राशियों की संख्या, क्योंकि लग्न बदल रही है तो लग्न बदल रहा है तो हर भाव में राशियों की संख्या भी बदल जाएगी। बहुत बढ़िया, आप लोग आप मौसा जी बहुत गंभीरता पूर्वक अध्ययन कर रहे हैं, और ये गंभीर अध्ययन को ही इंगित कर रहा है। गौरव जी आपको समझ में आ रहा है? चलिए, द्वितीय भाव के स्वामी कौन होंगे? द्वितीय मंगल। मंगल। ठीक। तृतीय भाव के स्वामी कौन होंगे? तृतीय भाव में जो राशि है उसके स्वामी को ही तृतीय कहेंगे। तो 9 नंबर की राशि कौन है? धनु। धनु के स्वामी बुध। होते हैं बुध। गुरु होते हैं। धनु के। जी। धनु के स्वामी बृहस्पति होते हैं। ठीक है। चतुर्थ भाव के स्वामी कौन होंगे? चतुर्थेश कहेंगे उसको हम। चतुर्थेश कौन है यहाँ पर? शनि। शनि है। चतुर्थ भाव में मकर राशि लिखी हुई है 10 नंबर की, शनि। शनि हो गए। ठीक। पंचम भाव के स्वामी कुंभ, इनके भी शनि। शनि होंगे। शनि। बहुत बढ़िया। छठे भाव के स्वामी वो इनके बृहस्पति। बृहस्पति। बृहस्पति बहुत बृहस्पति। बढ़िया। सप्तम भाव के स्वामी एक मंगल। मंगल। 1 2 3 4 5 6। मंगल होंगे। मेष बहुत और बढ़िया। मंगल। ठीक। मेष राशि है, पहली राशि है, पहली राशि के स्वामी मंगल होते हैं। मंगल। अष्टम भाव के स्वामी शुक्र। ये वृषभ राशि हो गई और स्वामी हो गए शुक्र। ठीक। नवम भाव के स्वामी को नवमेश कहेंगे। नवमेश कौन है? 3 राशि मिथुन। बुध। बुध। मिथुन के हो गए जी। दसम भाव के स्वामी को दशमेश कहेंगे। दशमेश कौन है? चंद्र। 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 हाँ। चंद्र और चंद्र। एकादश भाव के स्वामी सिंह है, इनके सूर्य। सूर्य सिंह। और द्वादश भाव के स्वामी बुध। बहुत बढ़िया। अब आप कन्या। कन्या। ठीक है। अब मैं एक एक से पूछूंगा। लोकेंद्र जी बताएंगे इसमें। जी। लोकेंद्र जी मेरी आवाज आ रही है? हाँ सर आप बताइए इसमें लग्नेश है, जी। लग्नेश कौन है? लग्नेश इसमें सर प्रथम भाव में आपने बताया था तो 12 नंबर की राशि लिखी हुई है। 12 नंबर की जो राशि है वो मीन होती है और मीन के जो स्वामी हैं वो गुरु हैं। ठीक। बहुत बढ़िया। बहुत सुंदर बहुत हल्द्वानी दीदी बताएंगी आप, द्वितीयेश कौन है? द्वितीय ये मेष राशि हो गई पहली। ठीक। पहली मेष राशि, इसमें जो द्वितीय स्थान पे पहला मेष राशि है और मेष राशि के मंगल है। तो द्वितीयेश मंगल हो गए। हाँ हाँ, तो इंग्लिश में सही है। इसको, हाँ इंग्लिश में कहा जाएगा लॉर्ड ऑफ सेकंड हाउस हाँ इज, अच्छा। लॉर्ड ऑफ सेकंड हाउस इज मार्स, हम्म लॉर्ड ऑफ फर्स्ट हाउस इज जुपिटर। ठीक है। बहुत बढ़िया। अब आते हैं तृतीय भाव पर हम लोग। अंशु लस्तोगी जी बताएंगे तृतीयेश हाँ कौन जी। है? तृतीय में सेकंड सेकंड नंबर पे वृष राशि है। वृष राशि है। नहीं, तृतीयेश बताइए। तृतीय भाव में तो वृष राशि है, लेकिन तृतीयेश हाँ कौन जी। है? तृतीयेश हो गए इनके वृष राशि के होते हैं। याद नहीं आ रहा। बाबा रामदेव कहते हैं कपाल भाती करने से कुछ नहीं होगा, वो करने हाँ से जी हाँ होगा। जी।
तृतीय याद नहीं आ शुक्र रहा है था। यहाँ पर। वृषभ राशि हाँ के ठीक है स्वामी ठीक है शुक्र ठीक है होते हैं। ठीक ठीक, शुक्र के 2 होते हैं, हाँ, ठीक है, तुला और वृषभ, ठीक सर ठीक ठीक। अनुपम स्वामी जी बताएंगी चतुर्थेश कौन है इस जन्म पत्रिका में? मिथुन। तो राशि है। मिथुन है क्या सर? लग तो हाँ, रहा है। मिथुन के लॉर्ड कौन है? हाँ, पर वो अभी लर्न नहीं हुआ पूरा। अच्छा, आप इसको याद कर लीजिए, मिथुन के लॉर्ड बुध होते हैं, तो हम कहेंगे चतुर्थेश बुध है यहाँ पर। चतुर्थ भाव में स्थित राशि के स्वामी बुध हैं, तो चतुर्थेश बुध हो गए हैं। लॉर्ड ऑफ फोर्थ इज मरकरी। अब गौरव जी बताएंगे पंचमेश कौन है? मुझसे अगली बार अच्छा, 2 मिनट के बाद। ठीक ठीक ठीक। आगे भावना सिंह जी। चार्ट रखो सामने। भावना और सिंह बताइए। देखिए, मैं आपको सिखा रहा हूं, मैं कोई प्रवचन नहीं दे रहा। प्रवचन दूंगा तो फिर मेरी कार्यशाला व्यर्थ हो जाएगी, इसलिए मैं चाहता हूं कि एक एक बिल्कुल बहुत मतलब जड़ से ABCD से शुरुआत हो रही है ये। अगर ये चीज मजबूत हो गई तो फिर आप फलित करना बड़ी आसानी से सीख जाएंगे, क्योंकि वहां फटाफट फटाफट ये बताया जाएगा। चतुर्थेश पंचम में बैठे हो, पंचमेश छठे भाव में बैठे हो, तो ये रिजल्ट मिलेगा। तो अभी आपको ना इसको एक तरह से जैसे मुंह जबानी ABCD बच्चे को याद हो जाती है, वो याद कर लेनी है। कुंडली को देखते ही बता दें आप कि चतुर्थेश ये है, पंचमेश ये है, षष्ठेश ये है, नवमेश ये है। मैं वही अभ्यास आप लोगों के लिए करा रहा हूँ। आशीष शर्मा जी बताइए, पंचमेश कौन है? पंचमेश है सूर्य। सिंह राशि, सिंह तो इंदु बहन जी सिंह आप राशि के बताइए। स्वामी सूर्य। सूर्य। सर पंचमेश कर क्या है तो चंद्रमा होंगे। है यहाँ पर पंचमेश। देखिए, पंचम भाव पंचमेश कौन सा है? आप लग्न से काउंट करिए ना, ये हुआ पहला भाव, ये दूसरा भाव, ये तीसरा भाव, ये चौथा भाव, ये पांचवा भाव। जहां अच्छा, पर 4 नंबर लिखा है ये पांचवा भाव है। भाव यही पंचमेश रहते हैं, भाव कर। हमेशा फिक्स होते हैं। जी राशियों जी की संख्या बदल जाती है हर भाव में। जी। षष्ठेश गरिमा गहलोत जी बताएंगी, षष्ठेश कौन है? इसमें मीन नहीं, जी, सॉरी, नहीं नहीं नहीं, कन्या। सर सिंह राशि होगी हाँ, में। सिंह राशि सिंह है राशि के छठे। सूर्य हैं। सूर्य। सिंह के सूर्य है। ठीक, षष्ठेश सूर्य हुए, तो हम ये कहेंगे षष्ठेश सूर्य हुए। सूर्य। सौरभ सारस्वत बताएंगे सप्तमेश जी कौन भैया। है? शुक्र। नहीं, फिर से विचार करिए। एक मिनट भैया बता रहा हूँ अभी। बुध 6 पे है, कन्या बुध है। बुध हो गए, कन्या के जी स्वामी बुध हैं। जी जी। ठीक, आगे अष्टमेश कौन है? स्वाति वर्मा जी बताइए। मेरा वॉल्यूम खोली। हाँ, विवेक जी आप बताइए, अष्टमेश कौन है? अष्टमेश में 7वीं राशि, 7वीं यानी तुला, तुला का स्वामी शुक्र। शुक्र, अष्टमेश शुक्र हो गए हैं। नवमेश कौन है? सुधीर जी। जी सर। नवमेश कौन तुला है? राशि के बाद वृश्चिक वृश्चिक राशि है सर। वृश्चिक राशि पे मंगल है। मंगल। तो नवमेश कौन हुए? मंगल। मंगल। डॉक्टर रीता जी बताएंगी दशमेश कौन है? शिव गुरु। दशम भाव में स्थित राशि के स्वामी को ही सर दशमेश कहेंगे। धनु राशि होगी। नहीं, धनु तो राशि है, लेकिन दशमेश, दशम के ईश कौन है? ईश मतलब स्वामी कौन है? गुरु। गुरु, हाँ। तो लॉर्ड ऑफ 10th हाउस इज जुपिटर। एकादशेश कौन है? मकर। हाँ, बताइए कौन है? शनि। शनि है, ठीक। एकादशेश भी शनि है और द्वादशेश भी शनि है ना। के भी शनि और मकर के भी शनि। 10वीं और 11वीं राशि के स्वामी शनि होते हैं। दोनों राशियों का मकर और आधिपत्य कुंभ। शनि के पास है। ठीक, बहुत बढ़िया।
आप लोग अच्छी तरह से सीख रहे हैं अब। चलिए, अब ये एक अलग जनपत्रिका है, ठीक है। अब इसमें बताइए आप, आशीष शर्मा जी, लग्नेश कौन है? लग्नेश, लग्नेश 3 नंबर पे है। अ, ये भैया मिथुन राशि है, इसके लग्नेश बुध हैं। बुध, बहुत बढ़िया। डॉक्टर अनुपम गुप्ता जी, द्वितीयेश कौन है? तो समझ में नहीं आ रहा। द्वितीय है चंद्रमा। देखिए, द्वितीय भाव में जो राशि है वो चौथे नंबर की है। चौथे नंबर की राशि के स्वामी चंद्रमा है, हम कहेंगे द्वितीय चंद्रमा है, ठीक है। कर्क पे चंद्रमा। हाँ, ठीक। भावना सिंह, तृतीयेश कौन है? सिंह की सूर्य। सूर्य है, ठीक, बहुत बढ़िया। है सिंह। अजय तोमर जी, चतुर्थेश कौन है? बुध है, ठीक। गरिमा गहलोत जी बताइए, दशमेश कौन है? अब मैं काट काट के पूछता हूँ जी, चंद्र। दशमेश कौन है? 10वां भाव है इसका। मीन की बृहस्पति। मैं मीन बताऊं सर? बृहस्पति। ये राशि के गुरु बृहस्पति। हाँ, बृहस्पति है, बहुत सही जवाब है। नहीं। षष्ठेश कौन है? लॉर्ड ऑफ सिक्स। मकर है, शनि है। लॉर्ड ऑफ सिक्स कौन है? शनि। 2 3 4 5 लोकेंद्र जी बताइए। वृश्चिक, मंगल है। वृश्चिक। मंगल होंगे। वृश्चिक मंगल, राशि है, मंगल। मंगल है। ठीक 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 मंगल। ठीक, ठीक है। आ, चलिए, इस जन पत्रिका में बताइए, ये जन पत्रिका किस लग्न की है? ये मकर मकर। मकर शनि। शनि। मकर शनि। मकर शनि। मकर पत्रिका मकर लग्न की है। मकर आप लग्न आप कैसे बताएंगे? पहले भाव में जो राशि लिखी हुई है वही लग्न होती है, ठीक। देखो, ये जो जन पत्रिका है, इसमें सारे ग्रह कितनी राशियों में हैं? एक दो राशियों में। तो कौन सा योग, तो कौन सा योग बना? युग योग बना युग सर। योग। युग योग। युग यस योग सर। का क्या फल है? युग योग का क्या फल? युग मतलब अच्छा होता है भाग्य के लिए। लेस मनी। लेस मनी। क्रांतिकारी होता है। ऐसे लोग क्रांतिकारी होते हैं, ठीक है। धनहीन मातृशुक कम होता है, पाखंडी होते हैं। ठीक है, ठीक है, चालाक ठीक, होते हैं और धन की कमी होती है। ठीक। चलिए, अब मैं आपको एक नए तथ्य की ओर लेकर के चल रहा हूं, ये आपको स्पष्ट हो ही गया। देखिए, जब जन्म पत्रिका में जो शुभ ग्रह हैं ज्योतिष में, बुध को, शुक्र को और बृहस्पति को, आप नोट कर लीजिए, बुध, बृहस्पति, शुक्र, इनको नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह कहा जाता है। बुध, बृहस्पति। बुध, बृहस्पति और शुक्र। हाँ, इसके अलावा चंद्रमा भी शुभ होते हैं, लेकिन उनकी दो कंडीशन है। यदि चंद्रमा कृष्ण पक्ष में हीन हो गए हैं तो वो क्रूर हो जाते हैं, क्रूर। और अगर चंद्रमा बली है शुक्ल पक्ष में, तब वो शुभ हो जाते हैं। माने चंद्रमा की शुभता और अशुभता का जो निर्धारण है वो उनके कला बल से होता है। तो कृष्ण पक्ष में चंद्रमा कमजोर होते हैं
तो उस समय वो क्रूर होते हैं। ऐसी स्थिति में अगर कोई बच्चा अमावस्या के आसपास अगर उसने जन्म लिया है तो उसकी जन्म पत्रिका में चंद्रमा क्रूर होंगे, और क्रूर होने के कारण वो चंद्रमा अशुभ, कमजोर है। हाँ वो अशुभ फल देंगे, कमजोर हो जाएंगे, वो अशुभ फल देंगे। कोई व्यक्ति पूर्णिमा या शुक्ल पक्ष में जन्म लिया है, शुक्ल पक्ष में भी लगभग षष्ठी तिथि के बाद इसका जन्म हुआ है, षष्ठी तिथि के बाद, शुक्ल पक्ष में षष्ठी तिथि से पहले ही चंद्रमा कमजोर होते हैं। तो ऐसी स्थिति में चंद्रमा शुभ होगा और उस व्यक्ति की जन्म पत्रिका में चंद्रमा शुभ फल देगा। ठीक है, आपको ये बताइए क्या? गुरुजी, जैसे मान लीजिए हम उसके पूर्णिमा के 2 या 3 दिन बाद कोई बच्चा जन्म लेता है, 3-4 दिन बाद, पूर्णिमा के तृतीया या चतुर्थी को, हाँ पूर्णिमा के बाद हाँ, षष्ठी तिथि तक शुभ जैसे ही कहा जाएगा। अच्छा, पूर्णिमा तिथि के बाद भी षष्ठी तिथि तक शुभ ही कहा जाएगा। हाँ वही षष्ठी मतलब जब तक चंद्रमा बलवान रहते हैं। हाँ, और सर सूर्य, ये शुभ ग्रह में आपने बुध, बृहस्पति, शुक्र और कौन सा बताया था? बुध शुक्र बृहस्पति, 3 ग्रह। हाँ ये शुभ सूर्य, ग्रह है और ये कृष्ण शुभ पक्ष ग्रह है। में चंद्रमा क्रूर हो जाते हैं और शुक्ल पक्ष में शुभ माने जाते हैं। जी जी जी, और इसके अलावा 5 ग्रह और हैं वो हमेशा क्रूर ही कहे जाते हैं। वो है सूर्य, मंगल, शनि, राहु और केतु। इनको मंगल, हाँ इनको शनि, नैसर्गिक रूप से क्रूर राहु क्रूर ग्रह कहा जाता और है। केतु। सर गुरु जी 5 कौन सर से? एक मिनट, मंगल, एक बात शनि, और राहु, पूछनी है केतु। एक एक सर, करके। एक मिनट बता दीजिए। जी हेलो हाँ जी बोलिए। सर, ये शुक्ल पक्ष में आपने बताया था षष्ठी तिथि तक चंद्रमा शुभ होंगे, हाँ जी, षष्ठी तिथि तक होंगे सिर्फ षष्ठी तिथि तक। तक से अगली षष्ठी के बाद होंगे शुभ, हाँ षष्ठी तिथि क्रूर अगर हो जाते शुक्ल हैं। पक्ष ले रहे हैं आप, अगर आप जी 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 सुन लीजिए, अगर आप शुक्ल पक्ष ले रहे हैं तो षष्ठी तिथि से लेके उसके बाद आ जाएगी पूर्णिमा, और पूर्णिमा के बाद फिर षष्ठी तिथि आएगी। यहाँ तक का जो समय हुआ ये शुभ होगा शुक्ल पक्ष शुभ के माना लिए। जाता ठीक है है, षष्ठी से लेकर षष्ठी तक। और हाँ, और पूर्णिमा के षष्ठी जब आ जाएगी उसके बाद फिर चंद्रमा कहाँ जा रहा है, फिर धीरे धीरे वो कृष्ण पक्ष की ओर बढ़ रहा है। तो उसके बाद फिर कृष्ण पक्ष के बाद फिर अमावस्या, और अमावस्या के बाद भी फिर उसकी षष्ठी तिथि जब आएगी तो ये समय अशुभ रहेगा। ठीक है, षष्ठी से षष्ठी का कॉन्सेप्ट है। हाँ हाँ आप जी, हाँ हाँ पूछिए, निसंकोच पूछिए, डाउट क्लियर करिए अपना। बोलिए बोलिए। सर ये तिथियां हमें तो पता नहीं कौन सी तिथि कब होती है। कौन सी तिथि कब होती है, हाँ वही तो आ रहा हूँ मैं, अब वहीं पर आ रहा हूँ मैं। ये नोट ओके, कर लिया आपने सब लोगों ने? हाँ कर ली। कर लिया। ठीक है, गुरु जी ये रह गए 5 करोड़ जो आपने वो बताए थे ग्रह, ये उसमें लिखा, मंगल, शनि, राहु, केतु और और एक और सूर्य, कौन है? ये लिखा सामने बोर्ड पर, आप देखिए। सूर्य। जी जी, सूर्य, मंगल, शनि, सूर्य, राहु, मंगल, केतु, शनि, ये राहु, क्रूर ग्रह केतु। हैं। इनका स्वभाव क्रूरता है, ये अपनी क्रूरता को नहीं छोड़ते, चाहे व्यक्ति शुक्ल पक्ष में हो या कृष्ण पक्ष में हो। जैसे चोर का स्वभाव चोरी करना ही है, संत का स्वभाव तपस्या, उपासना, आराधना करना ही है, आशीर्वाद देना ही है। ठीक है, तो बुध, बृहस्पति और शुक्र, ये तीनों नैसर्गिक रूप से शुक्र शुभ ग्रह कहे जाते हैं। शुभ ग्रह। हाँ, शुभता को बढ़ाने वाले हैं। इनकी दशाएं अगर जीवन में आ जाएं तो व्यक्ति का उत्थान होने लगता है। चलिए अब आगे चलते हैं हम लोग। कभी कभी ऐसा होता है कि किसी जन्म पत्रिका में कुछ ऐसी स्थितियां दिखाई दे जाती हैं, ये जैसे यहाँ पर बुध हो गया पहले भाव में, दूसरे भाव में शुक्र हो गया, तीसरे भाव में बृहस्पति हो गया। जैसे गले में किसी की माला डाल देते हैं ना हम, ऐसे तीनों ग्रह, तीनों शुभ ग्रह हैं, बुध, शुक्र और बृहस्पति, तो ऐसी स्थिति में दिखाई दे जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि चौथे भाव में बुध हो, अगले वाले 7वें भाव में शुक्र हो, और उससे अगले भाव में बृहस्पति हो, तो ऐसी स्थिति बन जाती है। कभी कभी ऐसा होता है कि
एक ग्रह स्थिति, हाँ उसका फोटो रह गया डाउनलोड करने से। चलिए उसको ऐसे ही समझा देता हूँ। एक ग्रह स्थिति ये हो सकती है कि शुक्र यहाँ पर हो, बृहस्पति यहाँ पर हो और बुध यहाँ पर हो। ठीक है। हाँ, तो ये जो स्थिति है इसको योग कहा जाता है ज्योतिष में, और ये बड़ा विशेष और बड़ा ही शुभ योग कहा गया। ऐसी स्थिति में जन्म लेने वाले जो जातक होते हैं वो राज्य स्तर तक सम्मान को प्राप्त कर लेते हैं और यश उनको अपार मिलता है जीवन में। ज्योतिष में ऐसे योग को माला योग कहा जाता है, जैसे गले में किसी के माला डाल दी गई हो। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए या चाहे तो उसका फोटो ले लीजिए। वैसे मैं ग्रुप में भी भेज दूंगा आपको अभी सेशन समाप्त होने के बाद। इसको कहते हैं, लिख देता हूं यहाँ पर, ये माला योग कहा जाता है। तो इसकी शर्त क्या है? इसकी शर्त यही है कि या तो एक ग्रह यहाँ हो, एक यहाँ हो, एक यहाँ हो, ये तीनों में से, तीनों ही ग्रहों से बनता है ये, बुध शुक्र और बृहस्पति से। ठीक है, ऐसी स्थिति हो जाए। या ये हो बुध यहाँ हो, शुक्र यहाँ हो, बृहस्पति यहाँ हो, माने कुछ कुछ ऐसी स्थिति बन जाए। अथवा शुक्र यहाँ पर हो, बृहस्पति यहाँ पर हो और बुध यहाँ पर हो, तो ये स्थिति बन जाए। तीन ही मतलब कंडीशन माला है बन इसमें, जाए। है ना। और एक कंडीशन ये है कि बुध यहाँ हो, शुक्र यहाँ हो और बृहस्पति यहाँ हो, तो एक ऊपर से बन गया। मतलब लगातार तीन भावों में, तीन केंद्रों में, ये केंद्र भाव है ना बीच के चारों, आपको हमने पिछले टर्म पर बताया था। ये जो बीच के चार भाव आप देख रहे हैं, कौन से वाले? एक तो ये वाला जिसमें मैंने क्रॉस लगा दिया, मैं इसको रिसेट कर देता हूँ। ये पहला केंद्र है, ये दूसरा केंद्र है, ये तीसरा केंद्र है, ये चौथा केंद्र है। माने जन्म पत्रिका के जो बीच के चार भाव होते हैं इनको ज्योतिष में केंद्र कहा जाता है, सेंटर पोजीशन। ठीक है, तो इन केंद्र स्थानों में शुभ ग्रहों का बैठना, वो भी ऐसे योग बना करके बैठना, विशेष शुभ कहा गया। तो इसका जो शास्त्रों में फल लिखा गया वो लिखा अपार संपत्ति, अपार धन और अपार यश ऐसे व्यक्ति को मिलता है जीवन में। ठीक है, ये तथ्य स्पष्ट हो गया? हो गया सभी को स्पष्ट? हो गया। हाँ जी, ठीक है। हाँ जी। अब मैं आपको तिथि का कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ कि वास्तव में तिथि क्या है। तिथि कहते किसको है? ये चित्र दिख रहा है सभी को? हाँ जी। दिख रहा है? हाँ। देखिए ये पृथ्वी है, पृथ्वी के सामने छोटा सा चंद्रमा है, और इधर आप पीला पीला जो पार्ट देख रहे हैं ये सूर्य है। सूर्य के सापेक्ष, सूर्य और पृथ्वी के सापेक्ष चंद्रमा एक विशेष कोण बना रहा है। ठीक है, ये 12 अंश का जो कोण बना है इसको हम कहते हैं प्रतिपदा। इसका मतलब है कि सूर्य और पृथ्वी के सापेक्ष सूर्य से 12 अंश निकल गया, तो 12 अंश तक का जो कोण बना है ये, उस 12 अंश तक के कोण में जितनी दूरी आप देख रहे हैं, इतनी दूरी तक अगर चंद्रमा रहे तो हम कहते हैं कि आज प्रतिपदा तिथि है, शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि है। कॉन्सेप्ट पड़वा भी बोलते हैं। इसको पड़वा भी कह देते हैं, प्रतिपदा का अपभ्रंश शब्द है वो। अब यही चंद्रमा 12 अंश और आगे खिसक जाए
तब क्या कितने अंश आगे हो जाएगा चंद्रमा? 24 अंश। 24 24 24। तो देखिए ये यहाँ तक, ठीक है। इसको हम कहेंगे, इतना जो कोण बन गया, ये इतनी जो दूरी हो गई यहाँ से यहाँ तक की, ये हो गई द्वितीया, शुक्ल पक्ष की द्वितीया। इसी तरह से जब यहाँ तक खिसक जाए, 12 अंश और हो जाए, तो ये तृतीया हो गई। तो 12 अंशों का जो पथ बढ़ता चला जा रहा है चंद्रमा का सूर्य के सापेक्ष, इसी को तिथि कहा जाता है। अब मुझे बताइए, जब पूर्णिमा आएगी तो उस समय चंद्रमा कितने अंश पर होंगे? ये यहाँ पर होंगे चंद्रमा। ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं, ये 180 अंश का पथ हो गया, ये है ना। तो अगर पूर्णिमा तिथि है, इसका मतलब ये स्थिति बनी हुई है खगोल में, आकाश मंडल में कि हाँ, आप धीरे धीरे आप पूर्णिमा के बाद फिर आप 12 अंश जोड़ दीजिए 192 अंश पर, तो अब क्या हो जाएगा? अब चंद्रमा एक तिथि कम हो गई, पूर्णिमा घटने लगी अब। तो ये कृष्ण पक्ष की क्या हो गई पूर्णिमा के बाद? प्रतिपदा। हाँ, ये कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा कही जाएगी अगर चंद्रमा यहाँ हो जाए 12 अंश, यानी कि 192 अंश। 192 अंश पर कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा होती है। फिर आप 12 अंश जोड़ दीजिए, कितना हो गया? जल्दी से बताइए जोड़ करके, भाई गणित लगाना पड़ेगा आपको इसमें। 204 4। 204। हाँ, फिर 12 अंश जोड़ दीजिए, ऐसे करते चले जाइए। एक समय ऐसा आएगा चंद्रमा घूमते 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 बिल्कुल यहाँ होगा, यहाँ पर सूर्य और पृथ्वी के ठीक बीच में। यहाँ पर कोई कोण नहीं बन रहा, पूरा एक साइकिल पूरी हो गई हमारी, 360 अंश की है, ठीक है। तो ये अमावस्या हो गई, ठीक 360 पर अमावस्या हो गई। इसके माने क्या हुआ कि चंद्रमा पृथ्वी से देखने पर चंद्रमा और सूर्य, ये दोनों के दोनों ग्रह आपको एक ही राशि में दिखाई देंगे। मैंने आपको बताया था फर्स्ट सेशन में कि जिस व्यक्ति का जन्म पूर्णिमा का होता है, उसकी जन्म पत्रिका में आपको सूर्य और चंद्रमा एक ही भाव में लिखे हुए दिखाई देते हैं। तो एक ही भाव में अगर सूर्य चंद्रमा है, तो आप पहचान सकते हैं देखते ही कि इस व्यक्ति का जन्म अमावस्या को हुआ है, ठीक है। और सूर्य और चंद्रमा एक दूसरे के आमने सामने हो, तब वो कहा जाता है पूर्णिमा। पूर्णिमा का जन्म। बताइए, आपको तिथि का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? बताइए। जी सर, क्लियर है। ठीक है, एक बार रिपीट कर दीजिए प्लीज सर। हाँ हल्का अभी सा। कर रहा हूँ। अब एक कुंडली देखिए आप पहले तो, जन्म पत्रिका में जैसे ये एक जन्म कुंडली बनी हुई है। किस लग्न की जन्म कुंडली है? 7 तुला 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 लग्न की जन्मपत्री है, ठीक है। बताइए, हाँ इसमें बताइए लग्नेश कौन है? गौरव जी। शुक्र। लग्नेश 7। शुक्र। अब पूरे सदन से मेरा प्रश्न है कि इसमें लग्नेश कौन से भाव में बैठे हैं? प्रथम भाव। पहले प्रथम भाव में। प्रथम में है सर। गलत जवाब है। सर क्या पूछा? लग्नेश कौन से भाव में बैठे हैं? प्रथम भाव में। सर 7वें में, 7वें में, 7वें में बैठे हैं। देखिए, जिन्होंने 7वां भाव बताया है उनका जवाब सही है। देखिए, लग्नेश तो है शुक्र, लेकिन बैठे कहाँ हैं? 7वें भाव में। 7वें भाव में। ये बैठे शुक्र यहाँ पर, ठीक है। अब मुझे बताइए, पंचमेश कौन है? 11वां राशि कुंभ। शनि। शनि। कुंभ सर शनि है। शनि है, ठीक है। पंचमेश कौन से भाव में बैठे हैं?
पंचमी सो 2 3 4 पंचमी शून्य छठे भाव में पांचवें भाव में, पांचवें पांचवें में, पंचमेश पांचवें में पांचवें ही पांचवें बैठे भाव हैं, में माने बैठे हैं। माने चलो जिस जिस जो भाव के स्वामी हैं वो अपने ही भाव इसी में भाव में बैठे बैठे हैं। ज्योतिष ज्योतिष में ऐसी स्थिति को बड़ा ही अच्छा कहा गया है। भाव के स्वामी अपने ही भाव में बैठे हो तो उस भाव से संबंधित विषयों में वृद्धि कर देते हैं। जैसे यहाँ पर पंचम भाव जो है ये पुत्र के लिए देखा जाता है, संतान के लिए देखा जाता है। अब ये व्यक्ति पूछने आता है कि क्या मुझे जीवन में संतान का सुख मिलेगा, तो आप देखिए कि पंचम भाव के जो स्वामी हैं यानी शनि, वो कहाँ बैठे हैं, वो यही बैठे हैं अपने ही घर में। है, घर का मालिक अपने ही घर में हो तो इससे शानदार स्थिति क्या होगी जीवन में। तो हम ये कहेंगे कि ऐसे जातक को जीवन में संतान का सुख मिलेगा। ठीक है। अब देखिए, अब नीचे ग्रहों के अंश लिखे हुए हैं। अब बताइए नीचे सूर्य कितने अंश पर है। सूर्य है 15 अंश, इसको ऐसे पढ़ते हैं 15 15 अंश अंश 32 कला 8 विकला। निकला। और चंद्रमा कितने अंश पर है, 21 अंश 24 कला 24 कला 26 26 विकला। विकला। ठीक है। अब मुझे आप बताइए कि सूर्य से चंद्रमा कितने अंश का कोण बना रहे हैं, सूर्य से चंद्रमा कितने अंश आगे हो गए हैं, ये आप हिसाब निकाल सकते हैं। देखिए सूर्य मेष राशि में है, 1 नंबर की राशि में सूर्य है, और वहां पर भी वो कितने अंश के हैं, 15 अंश के हैं। मोटा मोटा देखिए आप, 15 अंश के हैं। चंद्रमा है धनु राशि में, 9 नंबर की राशि में ये बैठे, वो कितने अंश के हैं, 21 अंश के। अब देखिए, अब सूर्य से कितने अंश आगे हैं चंद्रमा, तो इसका हिसाब कैसे लगाएंगे। इसका हिसाब ऐसे लगाएंगे कि मेष राशि से जहां सूर्य बैठे हैं वहां से अगली राशि की ओर बढ़िए आप, यहाँ पर 15 अंश तक, यहाँ से 12-12 अंश जोड़ते चले जाइए आप। 12 हाँ, 12-12 अंश जोड़ते चले जाइए, आपको तिथि पता लग जाएगी, वास्तविक तिथि इस जातक का जन्म किस तिथि को हुआ है। क्योंकि हमने जाना ना कि सूर्य से 12-12 अंश का अंतरहित एक तिथि होता है। तो आप 12 अंश जोड़िए, 15 अंश में 12 अंश जोड़िए तो कितना हो गया, 17 27 27 अंश अभी है ना, अभी वो मेष में ही है। 27 अंश का मतलब मेष में ही रहे अभी हम। फिर 12 अंश जोड़िए, 39 39 49। 49 का मतलब 49 तो राशि नहीं होती, राशि तो 30 ही अंश की होती है। 27 में 12 39 तो 39 नहीं कहेंगे उसे, हम कहेंगे कि 30 अंश का मेष राशि का खंड पूरा हो गया। अब हम अगली वाली राशि के पार्ट में चले गए, यानी वृषभ राशि के 9 अंश पर आ गए। 9 अंश उसको पर आ 39 अंश गया। मत, उसको 39 मत पढ़िए आप, उसको करिए 30 का, तो एक राशि पूरी हो गई हाँ पूरी हो गई हो। है ना। 9 अंश पर आ गए हम हाँ अब वृषभ राशि में। अब फिर यहाँ से 12 जोड़िए, 9 और 12 ठीक है 21 हो गए। 21 अभी भी यहीं पर ही है वृषभ राशि में। आप खंड लिखते रहे ना, 12-12 अंश के कितने खंड हम जोड़ लिए हैं। 21 अंश में फिर आप 12 जोड़िए, 33 हो गए सर। 33। 33 का 30 और 3 पूरा कर गए। पूरा एक हाँ, हो गया। तो 33 का 30 नहीं तो हो गया वृषभ राशि में। अब 3 अंश के हम यहाँ आ गए मिथुन में। 3 मिथुन में पहुंच गए। हाँ, अब यहाँ पर फिर 12 जोड़िए, 15 हो गए। 15 अभी अभी यहीं पर है। 15 फिर 12 आप 12 जोड़िए, 27 हो गए। 27 हो गए। 27 हो गए। फिर 12 जोड़िए, 27 और 12 39 यानी 9 39 9 अंश तर्क में आ गए, तर्क में 9 अंश आ गए। तर्क में पहुंच गए। अब जल्दी से हिसाब लगा के बताइए मुझे आप सभी लोग कि कितने खंड तक हम आ गए हैं, कौन सी तिथि निकल करके आ रही है। चलिए, ये आपकी परीक्षा है, मैं आपको 5 मिनट का समय दे रहा हूँ।
इस दृक पंचांग की सहायता से आप कैलकुलेशंस आसानी से कर सकते हैं, आपको दिमाग से कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी। ये मैंने जानबूझ करके आपको नहीं बताया था, नहीं तो फिर आप मैथमेटिकल पार्ट सीख नहीं पाते फिर आप। तो अब जैसे मान लीजिए तिथियां, हाँ बार आपको चल गया पता कि एक सूर्योदय से लेकर के और अगले सूर्योदय तक, सूर्योदयात पूर्व, मतलब एक सूर्योदय से और अगले सूर्योदय शुरू होने से पहले तक वही वार होता है। तो आज रविवार जो है वो कल को सुबह को 5:20 तक रहेगा। 5:20 के बाद जैसे ही सूर्योदय होगा हमारा सोमवार शुरू हो जाएगा। रात के 12 बजे केवल अंग्रेजी तारीख बदल जाती है, लेकिन वार नहीं बदलता। प्रायः लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, वार वही रहता है। ठीक है, अब कुछ एक सूत्र मैं आपको दे देता हूं। जैसे तिथियां मैंने आपको बता दी, प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, ये तो आप सब सीख ही गए। इसमें जो प्रतिपदा होती है, षष्ठी तिथि होती है और एकादशी तिथि होती है, इनको नंदा तिथि कहा जाता है। नंदा तिथि, नंदा मतलब आनंद देने वाली तिथियां हैं, इनका नाम ही यही है, नंदा। प्रतिपदा, षष्ठी और एकादशी। और एकादशी। अब आप इसको बढ़ाते चले जाइए, 1 से अगला क्या होता है 2, 6 से अगला क्या होता है 7, 11 से अगला होता है 12, है ना। तो 2, 7 और 12, इनको कहते हैं भद्रा तिथि। भद्रा मतलब कल्याण करने वाली, भरण पोषण करने वाली। ये तिथियों की संज्ञाएं हैं, ये तिथियों के नाम हैं। फिर बढ़ा दीजिए आप 3, 8 अष्टमी और 13, त्रयोदशी। इनको कहते हैं जया तिथियां, इनमें जय मिलती है, जया तिथियां हैं। सर ये तेरस जो है वो प्रदोष भी कहेंगे ना इसी को? प्रदोष शब्द अलग हो जाएगा। प्रदोष काल का निर्धारण जो है वो सायंकाल के समय से किया जाता है, वो अलग चीज है, अलग कॉन्सेप्ट है वो, उसमें मत जाइए अभी आप। ये तिथियों के नाम हैं। अच्छा। और इसके बाद क्या बचा, 4, चतुर्थी, 9 नवमी और चतुर्दशी। और चतुर्दशी। इनको कहते हैं रिक्ता तिथि। इनमें किए गए परिणाम रिक्त रहते हैं, खाली, नील बटे सन्नाटा। इसलिए प्रायः जो पुराने लोग थे ना, वो इस रिक्ता तिथि में कार्य करने से बचते थे, छोड़ देते थे। चतुर्दशी, नवमी और चतुर्थी को। अब देखिए कितना अद्भुत संयोग कहा जाएगा ये, कि इन रिक्ता तिथियों को पूर्ण करने के लिए भगवान ने अवतार लिया। चतुर्थी तिथि में गणेश जी का अवतार हुआ, इसलिए गणेश चतुर्थी का पर्व मनाया जाता है। नवमी तिथि को भगवान राम का अवतार हुआ, भगवान राम अवतरित हुए, है ना। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, ऐसा लिखा तुलसीदास जी ने कि मधुमास, चैत्र मास का वैदिक नाम मधु है। नवमी तिथि मधुमास पुनीता। तो ये तिथियों की संज्ञा है। और 3 तिथियां और रह गई हैं, पंचमी, पंचमी, दशमी दसवीं और पूर्णिमा। पूर्णिमा को 15 कहा जाता है, पंचांग में आपको मिल जाएगा। और अमावस्या को 30 लिखा जाता है। तो चंद्रमा की तिथि के हिसाब से 30 दिन होते हैं, है ना। एक तिथि 12 अंश की हो गई, तो जब 30 को आप 12 से गुणा करोगे तो आपको क्या संख्या मिल जाएगी, 12 या 36, 360 अंश का एक पूरा सर्किल पूरा हो गया, है ना। तो एक दिन का मतलब 12 अंश है चंद्रमा के संदर्भ में, कि चंद्रमा आज 12 अंश सूर्य से आगे खिसक लिए हैं। तो ये तिथियों का कॉन्सेप्ट है। अब इन्हीं तिथियों में अगर कुछ वार जुड़ सर जाए। ये एक मिनट सर, हाँ, ये आपने 5, 10 और 15 तिथि को क्या बताया, इसका क्या नाम बताया? पूर्णा तिथि। पूर्णा मैंने तिथि, लिखा नहीं ठीक है है। इसमें, अच्छा लिख देता हूं, ये पूर्णा तिथि है। अब इन्हीं तिथियों से कुछ वार जुड़ जाएं तो बड़े सर अजीबोगरीब संयोग बन जाते हैं। पूर्णिमा ये जो आपने पूर्णा तिथि बताई सर, तो इसका क्या फल होता है? पूर्ण है, नाम से स्पष्ट है, कार्य पूर्ण हो जाते हैं। कार्य पूर्ण होते शुभ होता है। इसमें भी जो 10वीं तिथि है वो बड़ी विशेष शुभ कही गई है।
दशमी तिथि भगवान राम ने विजयदशमी के दिन ही रावण का वध किया था। पूर्णा तिथि का चयन किया उन्होंने। अब देखिए, ये जो मैंने आपके सामने तिथियां लिखी हैं, इन्हीं तिथियों में अगर वार जुड़ जाएं तो सिद्धि योग बन जाते हैं। माने ये वार भी हो और ये तिथियां भी हो, तो उसको हम सिद्धि योग कहते हैं। जैसे नंदा तिथि है। नंदा तिथि कौन सी है? पड़वा, षष्ठी और एकादशी। तो जिस दिन ये तिथियां हो और उसी दिन फ्राइडे भी हो, यानी शुक्रवार हो, तो हम कहेंगे कि आज सिद्धि योग है। पंचांग में आपको लिखा हुआ मिलेगा कि आज सिद्धि योग है। विशेष कार्य, इंटरव्यू इत्यादि देने जा रहे हैं, कोई महत्वपूर्ण कार्य करने जा रहे हैं, किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से मिलने जा रहे हैं, तो आप देखिए ये योग बन जाते हैं। और तुलसीदास जी ने लिखा ना कि होई कुवस्तु सुवस्तु जग लखी सुलक्षण योग, ऐसे करके लिखा कि जैसे आयुर्वेद में आया कि भाई घृत है, घी है। मौसा जी बीच में हमारे मैं थोड़ी सी दृष्टता कर रहा हूँ मौसा जी आपके सामने बोलने की। अरे बोलिए। और एक शहद है, दोनों ही अमृत तुल्य चीजें कही गई हैं आयुर्वेद में। लेकिन अगर इनको सम भाग में मिला लिया जाए तो ये विष का काम करती है ना मौसा जी? ऐसे तो है, गलत तो नहीं बोल रहा हूँ? नहीं सही बोल रहे हैं आप। कि ऐसा योग बन जाता है कि फिर ये दोनों अमृत तुल्य होने के बाद भी ये जहर का काम कर जाती है, अगर दोनों समान मात्रा में मिलाकर के आप खा रहे हैं तो ऐसे ही इन नंदा तिथियों में अगर शुक्रवार जुड़ जाए, यानी शुक्रवार को या तो प्रतिपदा हो या षष्ठी हो या एकादशी हो, तीनों में से कोई भी एक तिथि हो, तो नंदा तिथि के संयोग से वह दिन उस दिन सिद्धि योग के रूप में बदल जाता है। इसी तरह से द्वितीया, सप्तमी और द्वादशी, यानी 2, 7, 12, यदि इस दिन वेंसडे हो, बुधवार हो, तो भी सिद्धि योग बन जाता है। इन तीनों तिथियों में से किसी भी दिन, बुधवार के दिन कोई भी तिथि हो इन तीनों में से, चाहे द्वितीया हो या सप्तमी हो या द्वादशी हो। ऐसे ही जया तिथि के दिन मंगलवार हो तो जय देने वाली हो जाती है वो, साथ में विशेष रूप से सिद्धि योग के रूप में बदल जाती है। और ये देखिए रिक्ता तिथि है, इनका परिणाम रिक्त कहा गया, लेकिन अगर ये रिक्ता तिथियां शनिवार को पड़ जाएं तो ये सिद्धि योग के रूप में बदल जाता है। फिर इनका रिक्ता का परिणाम नहीं रहता, फिर ये सिद्धि देने वाली बन जाती है। तो पुराने लोग अक्सर बच जाते हैं, जिनको ये जो योगों की जानकारी नहीं होती कि भाई शनिवार है और आज चतुर्थी तिथि है, लोग कहेंगे अरे भाई रिक्ता तिथि है आज नहीं जा रहे। अरे रिक्ता तिथि तो है लेकिन शनिवार है, सिद्धि योग भी तो बन गया, तो ऐसे दिन उस विशेष कार्य को कर लेना चाहिए, शनि से संबंधित कार्यों को कर लेना चाहिए। नवमी तिथि, चतुर्दशी तिथि। और जो पूर्णिमा तिथि है वे गुरुवार को पड़ जाए तो सिद्धि योग बन जाता है। ये गुरुवार को हो जाए तो सिद्धि योग बन जाता है। सर इसका मतलब अगर इन तिथियों पर ही ये वार पड़ेंगे तभी वो सिद्ध होगा। बिल्कुल, जैसे अगर तभी योग बनेगा। पहला, छठा और 11वें में अगर बुध पड़ जाए तो मतलब सबका मतलब निश्चित है, इसका मतलब ये है ना? हाँ, बिल्कुल ठीक ये छठे और 11वें में। ठीक है, मैं स्क्रीन को हटा दूं, आपने नोट कर लिया तो? हाँ कर लिया सर। ठीक है। अमावस को कौन सा वार पड़े तो सिद्धि योग होता है? अमावस्या को नहीं गिना गया योग में। चंद्रमा वहां पर बिल्कुल निर्बल हो जाते हैं, इसलिए उसको नहीं गिना गया। अब आप मुझे बताइए, 9 भी बज चुके हैं, मैं बहुत अधिक समय भी आपका नहीं लूंगा, भूख भी लग रही होगी आप सभी लोगों को। लग रही है सर, बहुत तेज लग रही है। और वैसे तो एक कॉन्सेप्ट और था, मैं चाह रहा था कि ये भी खींच दूं, क्योंकि 10 कर दो। नहीं सर आज मत करो, सर आज मत करो, सर आज मत करो। अरे कौन? ठीक है हाँ ठीक सर, है, आज नहीं करिए स्टार्ट, मैं कल करिए, नेक्स्ट टाइम करिए। अगले संडे करेंगे। आज से संबंधित कोई किसी की जिज्ञासा हो तो आप पूछ लीजिए। होमवर्क के रूप में एक गूगल फॉर्म मैंने बनाया है, वो आपको कल दे दूंगा। आप उसको कल को आराम से बैठ करके उसको फुर्सत से उसका हल निकालिए और देखिए कि हम लोग कितना सीख चुके हैं। सर ये रिकॉर्डिंग भेज दीजिए ना सर, ये शुरू का निकल गया है तो। असल में रिकॉर्डिंग, मैं ये वाली रिकॉर्डिंग नहीं अपलोड कर रहा हूँ, क्योंकि ये रिकॉर्डिंग की जो विषय वस्तु है ये पहले वाले बैचेस के रूप में वो मैं अपलोड कर चुका हूँ। तो एक ही विषय वस्तु को बार बार अपलोड करना ठीक नहीं है, कि जो पहली मैंने अपलोड की है उसका लिंक मैं आपको ग्रुप में भेज दूंगा। इसी ग्रुप में नहीं आ सकता है? जी इसी ग्रुप में? हाँ, इसी ग्रुप में भेज दूंगा। ये ग्रुप कैसे आएगी? 1 घंटे की वीडियो रिकॉर्ड है, जब तक यूट्यूब पर कोई और तरीका हो तो आप बताएं।
1 घंटे की जूम रिकॉर्डिंग कैसे भेजूं मैं आपको? मैं तो भेजने को हाँ। तैयार हूँ। हम्म आप कभी मिलेंगे तो पेन ड्राइव में ले लेना सारी रिकॉर्डिंग। तिथि वाला थोड़ा सा क्लियर नहीं हुआ था। जी, तिथि वाला कैसे शुरू करते हैं वो थोड़ा सा क्लियर नहीं हुआ था। वो 12 से डिग्री उसमें जो है वो तो सूर्य, समझ में आया। देखिए एक और बताऊं तीन आपको मैं, राशि का एक होता है, एक राशि में रहता है, वो भी समझ में आया। एक कॉन्सेप्ट और बता दूं आपको। सूर्योदय सूर्य और चंद्रमा जब एक साथ होते हैं तो अमावस्या होती है। अमावस्या के बाद शुक्ल पक्ष शुरू हो जाता है। 12 अंश तक चंद्रमा प्रतिपदा में रहेंगे, दिखाई नहीं देंगे। उसके ठीक 12 अंश तक चंद्रमा द्वितीया में होंगे, दूज कहेंगे। दूज में ही चंद्रमा दिखाई देते हैं। भाई दूज के दिन चंद्र का दर्शन भी किया जाता है। और जो मुस्लिम त्योहार हैं वो भी दूज के हिसाब से देख करके मनाए जाते हैं कि चंद्र दर्शन कब होगा, ईद का चांद कब दिखाई देगा। मेरे कुछ साथी मुस्लिम साथी हैं, इंदु बहन जी ग्रुप में जुड़ी हुई हैं, हमारी साथी शिक्षिका हैं। और अब्दुल गफ्फार हैं और शहनाज अख्तर हमारे कुछ टीचर हैं, मुस्लिम टीचर हैं। मैं उनको हर साल भेज देता हूँ कि आपकी जो 1 महीने पहले की आपकी जो ईद है उसका चांद द्वितीया तिथि को इस दिन इतने बजे से इतने बजे के बीच में दिखाई देगा। अब वो दिखाई दे गया। एक दिन गफ्फार जी ने पूछ लिया तीसरे या चौथे साल मुझसे कि यार कैसे बताते हो? मैंने, तुम भी सीख लो यार, काफिर थोड़ी बन जाओगे ज्योतिष सीखने से, इतना ज्ञान तो आना चाहिए। तो मैंने आपके, अब मौलवी साहब आकाश आसमान में ताकते रहते हैं कि चांद दिखाई देगा तो हम ईद करेंगे, नहीं दिखाई देगा तो नहीं करेंगे। अरे इतनी जानकारी तो हम ही बता देंगे। मौलवी साहब से कह दीजिए थोड़ा सा ज्योतिष सीख ले, बस यही तिथियों का कॉन्सेप्ट, ठीक है? फिर आपको बार बार आसमान में ताकना नहीं पड़ेगा। तो कुल मिलाकर के जो है ना, भारतीय सनातन धर्म श्रेष्ठ है हमारा ज्ञान के मामले में, संस्कृति के मामले में। और पूरी दुनिया को हमने अपना ज्ञान दिया है गणित के रूप में। ज्योतिष से ही गणित निकला है। मैं आपको आगे के सेशन में और स्पष्ट करूंगा, गणित कोई अलग विषय नहीं था, ज्योतिष ही था। ज्योतिष से गणित निकला है। तो बाद में फिर धीरे धीरे उसका विकास होता चला गया। खैर ठीक है, धन्यवाद आप सभी लोगों का। 1 घंटे पूर्वक आप लोग बड़े मनोयोग से जुड़े रहे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। सर्वेभ्यो नमो नमः। सर